नमस्कार। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। मेरे साथ में संदीप दानकर। चर्चा चल रही थी रोल्टा वायरस की और बरसात से अचानक होने वाली बीमारियां जो बरसात में ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो परंपरागत बीमारियां हम सब देखते हैं, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया, ये कॉमन चीजें जो हर साल होती है और कई बार बताया डॉक्टर ने यदि नहीं प्रॉपर ध्यान दिए तो डेथ तक हो सकती है। इसके अलावा मौसम परिवर्तन है, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले इसमें बताया कि पानी, गंदा पानी, इन सब चीजें कहीं पे तो भी जाके इन्फेक्टेड करती है। शरीर पे भी करती है, स्किन पे भी करती है और सांस से भी बहुत सारे ऐसे वायरस अंदर जाते होंगे। इन सारी चीजों का क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या बीमारी और इन्फेक्शन क्या इस पे चमड़ी पे भी आता है, आपके स्किन पे भी आता है, सांस लेने में आता है, और क्या क्या हो सकते हैं और किस मामले में ये मामला सीरियस हो सकता है नहीं ध्यान देने के कारण। जानते हैं डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर को पता, हमको पता नहीं होती। डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे कि कौन से आप सबसे डॉक्टर क्या इस इन्फेक्शन का सीधा असर शरीर के हमारे स्किन पे पड़ता है। डेफिनेटली, जैसे आपने स्किन से रिलेटेड पूछा और किस किस अवयव पे पड़ता है, सांस के जरिए भी पड़ता है। आपसे कि जैसे आप अभी बच्चों के डॉक्टर हो, मैंने हालांकि ये प्रश्न आपका नहीं पता, स्किन भी क्या आप लोग ये वापस के उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट के पास भेजते हो? जी, देखिए, जब कभी छोटी-मोटी चीज़ें होती है, तो उससे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली बच्चों के डॉक्टर ही कर देते हैं। इवन जनरल प्रैक्टिशनर्स है, वो भी कर देते हैं। और जब कभी बहुत ज़्यादा प्रमाण में कोई चीज़ होती है, तभी जाके स्किन स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कॉमनली जो बारिश के दिनों में होने वाली चीज़ें रहती है, उनको हम एंटीसिपेट, यानी पहले से उसके बारे में अगर हम लोग तैयार हो जाए, तो सबसे पहले तो उसको प्रिवेंट ही करते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं। प्रिवेंट लेने की दवाई लेनी पड़ती है घर के? नहीं, दवाई नहीं, वो जिस वजह से होती है, वो अगर हम समझ लें और उस हालात को अगर अवॉइड करें, तो वो इन्फेक्शन अवॉइड हो जाएगा। जैसे कि कॉमनली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन वहां होता है जहां पर गीला हुआ नमी ज्यादा रहती है जॉइंट्स पे। नहीं, ये तो जगह हो गई जहाँ पे स्किन फोल्ड्स है। अच्छा। जैसे कि बच्चे चब्बी होते हैं तो उनके गले का स्किन फोल्ड्स है, एक्जिला यानी कि बगल में है या जांघों में है। तो जहां जहां पर भी स्किन फोल्ड्स रहते हैं, जहाँ पे क्लीनिंग कम रह जाता है, पसीना रह जाता है, ऐसी जगह प्लस गीला वातावरण प्लस गीले कपड़े। बच्चों में बहुत ही बारिश आने के बाद में भीगने का एक अलग ही उनको मजा आता है। उधर बरसात चलती इधर उसके पूरे बार बार पैड बदलने पड़ जाते। तो ऐसे में अक्सर, और सेकंडली कपड़े सूखते नहीं है जल्दी, तो गीले कपड़े पहनने में आ जाते हैं। बोलते हैं कि पैड एक बार लगा तो 6 घंटे का नहीं, ऐसी ऐड भी आती है क्या जो पैड उसको 6 घंटे तक यूज करना चाहिए? हम पूरी तरह से एग्जैक्टली उल्टा रिकमेंड करते हैं। हम कहते हैं कि पैड तो आती है 6 महीने तक सूखा सूखा। उनको प्रोडक्ट बेचना है, वो उनकी अपनी जगह पर सही होंगे। उनको बताने का ये मतलब है कि ये हमारा रिटेन करके रखता है लिक्विड, ये बाहर नहीं आता, बाहर यूज नहीं होता है, लेकिन गीला हुआ तो रहता ही है। अगर कोई आप गीला कपड़ा पहन रहे हो, भले ही उसमें से पानी टपक नहीं रहा हो, लेकिन वो गीले कपड़े की वजह से जो ह्यूमिडिटी रह जाते हैं, तो यूरिन और डायपर की वजह से हम हमेशा कहते हैं कि अगर डायपर है तो कितना भी हुआ तो उसमें यूरिया और यूरिन के कंटेंट वाले हैं, वो आपके स्किन को अगर लगकर है, तो डेफिनेटली वो फंगल इन्फेक्शंस बढ़ाने में जिम्मेदार रहेंगे। तो डायपर का प्रमाण यूज कम से कम करना है। केवल अपने को बहुत बाहर जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, उतने कम से कम समय के लिए घर में जब डायपर का उपयोग नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं कहना है। रात को भी बहुत से लोग डायपर पहना के बच्चों को सुलाते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और जैसे स्किन के लिए हम बता रहे थे, बीमारियां डायपर से जन्म लेती है, आपका कहना है? कम से कम फंगल इन्फेक्शन तो डेफिनेटली होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, कुछ स्किन के दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी डायपर की वजह से डेफिनेटली हो सकते हैं, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि स्किन से रिलेटेड है ना, कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग देखते हैं कि घमौरिया बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए अगर अपने को जहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा गर्मी में आती है, बरसात में तो घमौरिया निकल जाती है। बोले दो चीजें होती है कि घमौरिया ज्यादा आती है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्मी में पसीना बहुत आता है, वो तो होता ही है, लेकिन जो हुम्मस बढ़ जाती है उसमें भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाता है। तो शुरुआती दिनों में, बारिश के दिनों में घमौरिया आती है, और उसका अगला जो होता है वो है ना इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड बॉइल्स, घमौरिया हो गई तो बरसात के पहले पानी से नहला दो। ये कुछ क्या बच्चों को पहले पानी से नहलाना चाहिए? देखो, एक समय था जब घर में ऐसे कोई ना पंखे होते थे, ना कोई कूलर होता था, इसलिए फिर कैसे ठंडी का लाना है, तो कैसे बोलना है कि भाई हाइजीन कैसे करना है, तो नहाना है। ये उस वक्त के लिए हालात है, अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, और ये बिल्कुल मिथ है। बरसात में बच्चे के, देखो बच्चे, बरसात आई तो है ना, गर्मी के बाद में नहाने आप और मैं भी जाऊंगा, बच्चे में गिरा तो क्या वो हानिकारक है उनके लिए नहाना बरसात के पानी से? जैसे मैंने कहा था कि पहली बारिश में डेफिनेटली बहुत सारे कंटेमिनेंट्स यानी बहुत सारे जर्म्स होते हैं,
वो नहाने के बाद में अच्छे से प्रॉपरली घर में आके साबुन और शैम्पू से प्रॉपरली बाथ लेना चाहिए। ऊपर के और आसमान से जो पानी आता है उसमें बैक्टीरिया रहेंगे, उसमें बिल्कुल, भी क्योंकि हवा में, वायरस वातावरण में जो शुरुआत में हमारा पूरा पोल्यूशन है, हमको लगता है तो शुद्ध पानी है सर एकदम बरसात का आ रहा। तो ये बिल्कुल शुरुआती जो पहला पानी आता है उसमें बहुत सारे, अगर आप कभी उसको लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको इतनी सारी गंदगी उसमें दिखेगी। बल्कि उसमें कुछ लोगों ने एक ऐसे प्रयोग भी अमरावती में किए गए थे जो बीच में सोशल मीडिया पे भी आए थे। जो सबसे पहली बारिश हुई उसको उन लोगों ने पानी में जमा किया और देखा उसमें कितनी सारी डस्ट और कितना सारा पोल्यूटेंट्स उसमें पाया गया। ऊपर आसमान से भी डस्ट आ जाती है। देखिए, आसमान से बारिश भले आसमान से आ रही है, लेकिन उसके बीच में का जो वातावरण है हमारा, उसमें यही सब हवा में जितने भी सब ये वो सब उसमें मिक्स होकर आ जाते हैं, मिक्स होके आ जाता है शुरुआती दौर में। तो शुरुआती दौर में होने वाले पानी को हम कभी भी बहुत क्लीन पानी नहीं कह सकते, उसको डायरेक्टली पीना नहीं समझ सकते कि वो सही है। नहाना भी नहीं, नहाए भी तो उसके बाद में आप प्रॉपरली बाथ ले लीजिए और उस वक्त जो आपके कपड़े हैं उनको प्रॉपरली सुखा लीजिए। शौक के लिए आप नहा लीजिए, लेकिन बाद में आके आप उस पे वापस अपने साबुन से इससे क्लीन कर वापस कर लिए। उसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो नहलाना भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह से आप भीगे हो और ये है तो उसके बाद में आपको ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए। नहाने का वो, और आपने एक बताया स्किन के बारे में और दूसरी दो चार चीजें होती है। ये जो फंगस होता है उससे क्या खुजली लाल वगैरह होता है ना, ये करना, कोई कीड़ा काट ले कभी कभी, वो बरसात में कीड़े भी, बरसात में कीड़े भी आते हैं, इंसेक्ट बाइट से बहुत कॉमनली होने वाला चीज है। और इससे रिलेटेड मैं आपको मेन बताने वाला हूँ कि बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों में और एक सबसे बड़ी चीज होती है जो जानलेवा होती है, वो होती है मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। क्योंकि मच्छरों का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उन मच्छरों की वजह से बाद में वहां पर ये बीमारियां फैलती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू सबसे ज्यादा। अभी चिकनगुनिया का प्रमाण है? अभी चिकनगुनिया का प्रमाण बहुत कम है, लेकिन हर साल बारिश के दिनों में चिकनगुनिया पॉजिटिव पेशेंट्स निकलते हैं। चिकनगुनिया से हड्डी वगैरह सारी वजह, बच्चों में भी होता है पूरा? चिकनगुनिया हर एज ग्रुप में होता है। जब भी चिकनगुनिया कोई उसका मच्छर से ट्रांसमिट होता है, जब भी वो चिकनगुनिया का वायरस आपके शरीर में जाता है तो चिकनगुनिया होता है। और हालांकि वो जो एक बार बहुत ज्यादा एंडेमिक और एपिडेमिक आया था, बहुत साथ आई थी, उस वक्त जो बहुत ज्यादा पेशेंट्स बने थे, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी कोविड भी आता है तो उतना सीवियर नहीं है जितना उस वक्त हुआ करता था, वैसे ये चिकनगुनिया भी अभी होता है तो उतना सीवियर नहीं होता है। लेकिन चिकनगुनिया के पेशेंट अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अमरावती जिले का रिकॉर्ड बताया है, तो पिछले महीने में कुछ चिकनगुनिया के और डेंगू के पेशेंट्स अमरावती जिले में पाए गए हैं। बाकी रूटीन में बरसात से, जैसे बरसात में नालियां, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब चीजें, क्या इसमें भी कोई सीवियर चीज रहती है कि घर पे ठीक हो जाती है सारे, के ये कॉमन रहते हैं कि आते ही रहते करके ऐसा? नहीं, यहीं पर मैं यहाँ पर सबको आगाह करना चाहता हूँ, किसी भी चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोगों में मिथ है कि जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके के जॉन्डिस है। कुछ जॉन्डिस है जो बहुत सीवियरली जानलेवा होते हैं और कुछ जॉन्डिस है कि जो कि सेल्फ लिमिटिंग या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो माइल्ड होते हैं और खुद ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से किसी दूसरे के एग्जाम्पल से सोचना, अरे उसको तो डेंगू हो गया था, वो घर में ही था, अच्छा ही हो गया। नहीं, डेंगू से जाने भी जाते लोग स्टोरी बनाते हैं ना। एग्जैक्टली। तो इसकी बजाय उसकी सीवियरिटी के कुछ क्लियर कट लक्षण है जो हम हमारे इस शो के जरिए दर्शकों को बताने वाले हैं कि हर चीज के हम लोग उसको रेड फ्लैग साइन यानी डेंजर सिग्नल्स कहते हैं, कि उसमें से कोई डेंजर सिग्नल अगर आया तो आपको प्रिकॉशंस लेना है, आपको तुरंत वैद्यकीय सलाह लेना है। लेकिन हमेशा ये नहीं सोचना है ये बीमारी यानी बिल्कुल इसमें कुछ होता ही नहीं, ये बीमारी यानी जानलेवा ही है। डेंगू होने के बाद में बहुत डरना भी नहीं है। बीमारी में कुछ भी नहीं था, लेकिन छोटी सी बीमारी में कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। इसका कोई ये नहीं है कि नहीं होगा करके, कहीं से कुछ भी हो सकता है। जी, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मीडिया में जब कभी स्वाइन फ्लू के साथ आती है, जब कभी डेंगू के साथ आती है, मीडिया में उद्देश्य रहता है कि लोगों को उस बारे में इन्फॉर्म करना, अवेयर करना। लेकिन उसी चीज को कुछ लोग लेते हैं कि डर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसकी वजह से प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो ये हर एक अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। हम चाहेंगे कि आप उस बीमारियों के बारे में अलर्ट हो जाए कि ये बीमारी अपने जिले में, अपने एरिया में संभव है, और उसके बारे में के जानकारी प्रॉपर ले ले। और जब भी कभी कोई डेंजर सिग्नल्स या इस तरह के रेड फ्लैग साइंस आते हैं, उस वक्त तुरंत वैद्यकीय सलाह ले और उसकी तरफ विजिलेंट यानी थोड़े चौकस रहे। बीमारी के स्टेटस के हिसाब से आती है, गरीब लोगों के यहाँ, मिडिल क्लास लोगों के यहाँ, अमीर लोगों के यहाँ, क्योंकि सबके लाइफ स्टाइल अलग है। अभी हम बरसात की बात करें तो अब कई गरीबों के घर में तो 24 घंटे उसमें सरदावा रहता, तो वो फिर कैसे बचे? अब यदि बड़े घर की यानी बात करें तो उनके घर में सारे एसी वगैरह सारे लेते, बरसात तो सबके लिए एक तरीके रहेंगी। तो उन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशंस है जो बरसात में यानी छत टपक रही, सामने से नाली बह रही है, सब रह रही है, वो लोग भी रहते हैं और उनमें बीमारी का प्रमाण कम दिखता है। और जो हाइजीनिक रहते हैं उनका, जैसे जैसे आपने हाइजीनिक शब्द, आप उनमें ज्यादा रहता है।
ये कैसे बाइफरकेशन होता है? चंदू भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे यकीन है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि हम तो बेस्ट ऑफ प्रिकॉशंस लेते हैं। कई बार पेशेंट्स हमको कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल आपने जैसे जैसे बताया हर चीज करते हैं, फिर भी हमारा ही बच्चा क्यों बीमार होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक स्टेटमेंट है हमारे मेडिकल साइंस में, ऐसा कहा जाता है कि एवरी पेशेंट इज अ न्यू पेज इन द बुक ऑफ मेडिसिन। क्योंकि हर पेशेंट एज ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, इसकी हम इटियोलॉजी यानी उसकी हम जब कारण मीमांसा देखते हैं, तब बीमारी होने के लिए केवल जंतु ही कारणीभूत रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए आपकी खुद की बीमारी से लड़ने की शक्ति कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपको इन्फेक्शन लोड कितना ज्यादा मिला हुआ है, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स। और जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो बहुत ही पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, तो होता क्या है कि उनको उस तरह के इन्फेक्शंस रिपीटेडली मिलकर उनको वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, बॉडी मजबूत हो जाती है। मेरी भाषा उसको मजबूत आप बोलते होंगे, मैं उसको मजबूत नहीं कहूंगा। उनको कुछ चीजों के बारे में मजबूत हो गई होंगी, तो कुछ चीजों के बारे में वो चीज कमजोर भी हो जाती है। तो इम्यूनिटी कुछ चीजों के बारे में बनती है। इसका साइंस अगर हम अच्छे से समझे तो वो यही है कि आप देखते होंगे कि कुछ चीजों को लोगों को जरा भी धूल लगे कि एकदम छींके शुरू हो जाती है, उनका शरीर उसके लिए एलर्जिक है, बाकी लोगों को नहीं होता। किसी को धूप में निकालो तो एकदम से वो रेड हो जाते हैं या रैशेस आ जाते हैं। किसी को जरा भी अस्थमा हम लोग देखते हैं। तो इस सीजन में मैं वो भी बताना चाहूंगा कि अस्थमा वगैरह ये बीमारियां भी इन दिनों में फंगस ग्रो हो जाता है दीवारों में, कबर्ड में, कुछ कपड़े गीले में अगर हम अंदर ही रख देते तो कपड़ों में फंगस ग्रो हो जाता है। तो अस्थमा वाले अस्थमा होता है, बच्चों में बिल्कुल अस्थमा होता है। बच्चों में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बड़ों से ज्यादा प्रमाण बच्चों में है अस्थमा का। और बच्चों में अस्थमा के सिवा अस्थमा के जैसे लगने वाली कुछ बीमारियां, जैसे कि एक ब्रोंकियोलाइटिस चीज होती है जो कि 6 महीने से 6 साल की उम्र में और 2 साल के पहले ज्यादा प्रमाण में वो होती है। तो 6 महीने से 2 साल के बच्चों में छोटे मोटे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कॉमनली जैसे हमने फ्लू का इन्फेक्शन कहा है, बड़ों को फ्लू का इन्फेक्शन सर्दी हो जाए तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, उनको इतना गंभीरता नहीं होती है। लेकिन बच्चों का स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी पैसेज जो हम कहते हैं, सांस की नलियां बहुत बारीक होती है, उसमें अगर सिक्रेशंस हो गए तो वो बच्चे को एकदम जोर जोर से सांस लेना लग जाता है। हम बड़े लोग उठ के खराश के कफ निकाल सकते हैं, बच्चे निकाल नहीं पाते। उनको उसकी वजह से इन्फेक्शन होकर उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको निमोनिया हो जाता है। तो बच्चों में ये प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, जानलेवा होता है, उनमें वायरसेस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए उनको, ये छोटे बच्चों को 6 महीने की उम्र से एक जो हम लोग बोलते हैं कि फ्लू का वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन लगाने से हम लोग कहेंगे कि लगभग 50% से ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं अगर इस सीजन में बच्चों को फ्लू का वैक्सीन लगाया जाए। जैसे आपने बताया कि उनकी इम्यूनिटी अलग है, इनकी अलग है, दोनों की, तो क्या दोनों के इलाज में भी अलग अलग होता है? क्योंकि हम कई बार देखते कि हमारे घर में किसी बच्चों को समझो लूज मोशन हो गया, उसके लिए कोई आपने एक लिक्विड दे दिया है, वो लिक्विड आधा लगा, आधे में बच्चा ठीक हो गया तो हम पूरा उसको देते नहीं। कई बार आप 10 दिन की दवाई लेकिन 3 दिन में ठीक होता तो 7 दिन दवाई लेता ही नहीं, वो दवाई पड़ देती। फिर ऐसे समय समझो उनके काम वाले के हैं, उनके नौकर के हैं, उस समय तो सेम वो क्यों दवा उठा के देते कि ले करके, कई बार असर कर जाती, कई बार असर नहीं करती। क्या इसमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग रहती है या एक शरीर की बीमारी तो सब दवाई एक शरीर की चलती है, किसी को असर होता नहीं होता, क्या उसका नुकसान भी होता है कुछ ऐसा? चंदू भैया, आपने ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। ये घर घर में होता है, अक्सर होता है। तो मैं इसके 3-4 पहलू देख रहा हूँ, मैं उसका थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो ये जो होती है चीज, ये कॉमनली होती है लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने कोई चीज बताई है कि कोई एंटीबायोटिक है, इसको अगर हमको 7 दिन लेने को बोला है तो उसका पूरे दिन का कोर्स करना जरूरी होता है। अगर हमको 3 दिन में अच्छा लगने के बाद में अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो होता अक्सर होता है क्योंकि बच्चा लेता नहीं, वो बहुत इरिटेंट होता है, फिर खाना नहीं खाता, हम खुद भी उसके पीछे कितनी देर भागेंगे, तो उस चक्कर में वो रह जाता है। लेकिन होता यह है कि एक मेडिकल साइंस का एक उसकी वजह से एक मैकेनिज्म है कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है। ये जो मैं हमेशा बताता हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हर जंतु अपना सर्वाइवल चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो दवाई के खिलाफ ताकत तैयार कर लेता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और बाद में उस दवाई को भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी बाद में वो दवाई असर नहीं करती। तो हमारे वेपन्स बेअसर हो गए। हमको कितनी भी बीमारी मालूम पड़े, कितना भी डायग्नोस हो, अगर उस पर वो दवाइयाँ चली ही नहीं तो हम सब लोग हेल्पलेस हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा धोखा अभी ह्यूमन के सामने है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। लोग बोले ज्यादा कि 15 दिन की दवाई ले, मैं तो 5 दिन में ठीक हो गया। एग्जैक्टली लेते ही आप 15 दिन के लिए फिर 5 दिन के लिए उसमें और एक दूसरा खतरा होता है कि बीमारी पलट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीमारी थोड़ी कंट्रोल में हो गई, जड़ से नहीं गई, तो उसको खुद को भी दोबारा आने के चांसेस होते हैं और उस वक्त वो जंतु उस दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपने कहा कि अगर वही दवाई है तो हमारी बहुत अच्छी भावना होती है कि हमारे यहाँ का कोई सर्वेंट है, वर्कर है,
पुअर है, बहुत डॉक्टर्स के पास जाने का नहीं चाहता है, और एक हमारी सोच होती है कि जब हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे बच्चे के लिए दी है तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये ऐसी चीजें नहीं है। मेडिसिन आर द वेपन्स। ये अनरजिस्टर्ड अनक्वालिफाइड पर्सन ने इनका यूज करने से खतरे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा रहता था तो जो चीजें ऐसी है कि जो अपने मजे से हम कहते हैं कि ORS का यूज, तो इसके हमने जगह जगह होर्डिंग लगा के रखे हैं कि जब भी आपको जुलाब होता बाळा राजा, मीठ साखरेचे पानी पाजा। तो आप दीवारों पे गाँव-गाँव में लिखा हुआ है, तो ये चीज आप घर में जरूर कर होम सकते हैं। रेमेडीज बहुत है। ये करेंगे, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है या मेडिसिन है, इसके लिए दस्त पर ये अगर फिक्स ही है ऐसा मत समझिए। ऐसा रहता था तो हम 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में बता देते थे कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये, 10-12 मेडिसिन पढ़ा देते थे। हाँ, पूरे डॉक्टर की करोड़ों जरूरत नहीं का रहती। हेल्थ सिस्टम की इम्प्रूव हो जाता था। तो वैसा नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह की चीजों से बचें। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए अपने यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट देने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध है। जी। और मैं आपके इस माध्यम से मैं इस बारे में कुछ चीजें करना चाहूंगा कि ऐसी भी कुछ चीजें, अगर कोई ये सोचता है कि मैं बिल्कुल भी नॉन अफोर्डिंग हूँ, तो ऐसी चीजों के लिए जरूर हम कुछ एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा क्लिनिक रेगुलरली चालू कर सकते हैं जहां पर कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे और वहां पर फ्रीली सलाह दी जाएंगी। और अगर गवर्नमेंट उसमें मदद करे तो ट्रीटमेंट भी उनको फ्रीली मिल सके। लेकिन कम से कम उसके लिए हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। वहां की रश, वहां की भीड़, वहां पे लगने वाला समय, वो फिर फॉलो करने की अपने को तैयारी रखनी पड़ेगी। चर्चाएं बहुत ज्यादा, बहुत सारे प्रश्न बाकी है, समय कुछ अनुमति नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बच्चों के कई प्रश्न, आजकल बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बच्चों में आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में शुगर्स हो जा रही, इन सारी चीज़ों पर बच्चों की कई प्रॉब्लम्स ऐसी, कोई बच्चा चल नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई बचपन में सारा हुआ, तो इन सारी चीज़ों के लिए लगातार डॉक्टर साहब आप इस शो में जो आज हमने आज से शुरू किया, हर गुरुवार को आप रहे सीधी बात डॉक्टर से, आप अपने प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। अगली बार का जो एपिसोड हार्ट से रिलेटेड, उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पे आएंगे। यदि हार्ट से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे जो चैनल पे नंबर है आप उसमें लिख के भेजिए। डॉक्टर साहब को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, आप हमारे चैनल पे भेज सकते हैं, हमारे ग्रुप पे भेज सकते हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब डॉक्टर साहब एक्सपर्ट से दिलाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आज बाकी रह गए क्योंकि बरसात में सिर्फ 4-5 बीमारी और भी बीमारियां होंगी, लेकिन सारी चीज़ों का डिस्कशन अभी आज नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब खुद एक्सपर्ट्स के साथ में लेकर आप तक इनके सारे सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है आने वाले एपिसोड में। आप निश्चित रूप से हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान जैसे आज दिया कि डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी ये सुविधा रखें तो आप ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंदू भैया। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि उनके जो भी सवाल है वो जरूर पूछे, लेकिन ध्यान केवल उनके साथ उनको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी वैयक्तिक टीका टिप्पणी करने की बजाय जो कॉमन पब्लिक के लिए जरूरी है, जो सबको मदद हो सके, ऐसे सवाल अगर पूछेंगे तो सबके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।